Hello everyone, myself Ankit, Extension Lecturer in Chemistry GCW Tusham. Today I will discuss about the topic effective nuclear charge and Slater rule from Unit 1st of Inorganic Chemistry BSc first year first sem. In this topic we will discuss the following topics in detail. First is Slater rules, second is application of Slater rules, third is limitation of Slater rules. फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाले वो स्क्रीनड होते हैं न्यूक्लियस से, किसके द्वारा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इनर्स इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के वो डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट 2s ऑर्बिटल डज नॉट एक्सपीरियंस फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि वहाँ पे बीच में इंटरवेनिंग शेल आ जाए किसका, 1s इलेक्ट्रॉन्स वाला। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब जो एक्चुअल इफेक्टिव चार्ज है फेल्ट बाय 2s इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, लेस होगा किससे, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से। इसका मीनिंग है जो वेरियस इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है वो सर्व करते हैं, किसका काम करते हैं, स्क्रीन का, किसके बीच में, न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसके मीनिंग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उतना चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, जितना कि वो कब करता है, अगर वहाँ पे कोई भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसके बीच में। इसका मीनिंग है जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड और या फिर स्क्रीन करे किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या आपका एक शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर इनर इलेक्ट्रॉन्स को, किस में से, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड स्टार से। जेड स्टार क्या होता है, जेड स्टार इक्वल है जेड माइनस एस। जेड के आपका न्यूक्लियर चार्ज या फिर किसके इक्वल एटॉमिक नंबर के, एस के शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस है वो किसके बारे में बताता है हमें, मेजर ऑफ स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। अगर स्क्रीनिंग की वैल्यू स्मॉल होगी तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, हाई। अगर स्क्रीनिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लो। अब स्लेटर ने क्या किया, कुछ रूल दिए किसके लिए, कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, स्लेटर रूल्स। अब स्लेटर ने क्या कहा, स्लेटर ने प्रपोज किया सर्टेन रूल टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। उसके बाद अब जो स्लेटर ने फर्स्ट रूल में क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की किस ऑर्डर में लिखने, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, फिर 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, ये सीक्वेंस चलता रहेगा आगे। उन्होंने क्या कहते हैं कि इसमें हम जो s और p ऑर्बिटल है सेम शेल के, या फिर वो वाले s और p जिनमें n की वैल्यू क्या हो सेम, उनको क्या लिखेंगे, राइट एन टुगेदर, इकट्ठा लिखेंगे। जबकि d और f को हम क्या लिखेंगे, रिटर्न सेपरेटली। सेकेंड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट के साइड तरफ 0। जो क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन है जो ग्रुप में हायर का है सीक्वेंस से, किससे, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, जिस इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं, डू नॉट स्क्रीन, वो स्क्रीन नहीं करेंगे, दो जिन लोअर ग्रुप, उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की तरफ 0। थर्ड क्या, जो इलेक्ट्रॉन है सेम ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, किस जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है कितना करते हैं, 0.35 ईच। आगे क्या लिखा, 1s इलेक्ट्रॉन, अगर एक 1s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे 1s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करें तो वहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कितनी वैल्यू यूज होगी, 0.30। फिर क्या करें, 4n इलेक्ट्रॉन इन ns या फिर np ऑर्बिटल, जितने भी इलेक्ट्रॉन है n-1 शेल वाले
उनका कंट्रीब्यूशन कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट का 0.85। और जो इलेक्ट्रॉन है n-2 या फिर इससे लोअर शेल में, उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है 1.0 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या जो इलेक्ट्रॉन है या तो Nd या फिर Nf ऑर्बिटल, उन सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है उससे नीचे वाले ग्रुप में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1.0 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। अब क्या कह रहे हैं, देखो इन केस ऑफ Nd या फिर Nf इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है लोअर ग्रुप वाले हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n, जिस ग्रुप में हम निकाल रहे उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1.0। देखो वाइल कैलकुलेटिंग दिस स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशन फॉर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 4d ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें 4s 4p, क्योंकि उनमें n की वैल्यू सेम थी, तो देखो क्या लगा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s और 4p, उनका कंट्रीब्यूशन तो कितना होगा 1.0 एंड नॉट 0.35। सिर्फ क्या लिखेगा जो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे 4d में, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 0.35। अब क्या करेगा हमने जो शील्डिंग कांस्टेंट S है ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ऑफ कंट्रीब्यूशन, हमने ऊपर से वैल्यू निकालनी किसकी शील्डिंग कांस्टेंट की, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो किससे न्यूक्लियर चार्ज Z से, तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार की। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा कैसे निकालते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द आउटर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। 2s और 2p को क्या लिख रखा है इसने इकट्ठा। अब क्या लिखा वाइल कैलकुलेटिंग द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आल इलेक्ट्रॉन का वो कंसीडर करेंगे। अब ऑक्सीजन में क्या एक इलेक्ट्रॉन है 2p ग्रुप में, वो स्क्रीन होने लगा 3 इलेक्ट्रॉन तक किसके 2p ऑर्बिटल में बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किस में 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन किस में 1s ऑर्बिटल में। अब स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है सेम ग्रुप में 2s और 2p में, उनका कंट्रीब्यूशन तो कितना रहेगा 0.35। और जो इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में इसका मीनिंग 1s वाले इलेक्ट्रॉन, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85। अब देखो शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। सेम सेल का मीनिंग 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 और 2p में 4, तो एक का तो हमने निकालना, बच गए कितने 3। तो n की वैल्यू 2 वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 s वाले और 3 p वाले 5 हो गए। और 0.8 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल। अब जो 1s उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे 2, तो 0.35 की मल्टीप्लाई की 5 से, 0.85 की मल्टीप्लाई की 2 से, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 3.45। अब निकालना है क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार, तो एटॉमिक नंबर कितना था 8, उसमें से क्या माइनस कर दिया शील्डिंग कांस्टेंट 3.45, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.55। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट करना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन के केस में कैसे लिखेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p वाले इकट्ठे लिख दे, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 5। अब शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। 3s में कितने थे 2 और 3p में 5 थे, एक का हमने निकालना, बच गए कितने 4। तो सेम सेल वाले कितने हो गए 2 + 4 कितने हो गए 6। अब क्या 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है अब 2, तो 2s और 2p वाले इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए कितने हो गए 8, तो 0.85 इंटू 8। फिर क्या 1 प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2, n-2 वाला शेल कौन सा है 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10.90। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, Z-S, एटॉमिक नंबर कितना आपका 17, माइनस कर दिया उसमें से शील्डिंग कांस्टेंट 10.90, कितना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 6.1। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय 4s ऑफ पोटेशियम।
अब पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 2s और 2p वाले इकट्ठे लिख दिए, 3s में 2, 3p 6 में, यह भी कम ग्रुप की फॉर्म में लिख दिए, 4s में 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन दिस केस देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी और 4s में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालेंगे तो सेम शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल जो इज इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में, n-1 का मीनिंग थर्ड शेल में, थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। तो 0.85 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 8 से। और जो बच गई है n-2 या फिर उससे लोअर 2s और 1s वाले, वो कितने होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। उनकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1 से। तो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू टोटल कितनी है, 16.8। तो न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना है, 19। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालेंगे, Z माइनस S। 19 में से क्या माइनस कर दिया, 16.8, क्या आंसर है आपके पास 2.2। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल। और इसी का सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल ऑफ जिंक। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s और 2p में कितने हैं, 2 और 6, 3s2, 3p 6, दोनों की पेयरिंग लिख दी, 3d में 10, 4s में 2। अब पहले हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके लिए निकाला, फॉर वन ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, जिसमें से एक के लिए हमें निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। तो 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, कितने बचे हुए, 1, प्लस में 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल, मीनिंग थर्ड शेल में। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 तो s में, 6p में और 10 किस में, d में, टोटल कितने हो गए, 18। तो 0.85 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 18 से, प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2 एंड लोअर शेल, जिसमें n की वैल्यू है 2 या फिर 1। तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके, 8 तो n सेकेंड शेल में और 2 किस में, फर्स्ट शेल में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, उनकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1.0 से। तो शील्डिंग कांस्टेंट कितना आएगा, 25.65। तो वहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार की। सेकेंड एग्जाम्पल, इसी में एक और पार्ट पूछ रहेगा, हमने किसके लिए निकाला है, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस देन इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है 4s ऑर्बिटल वाले, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसकी साइड, 0 की साइड, क्योंकि हमें तो सिर्फ कहाँ तक देखना है, 3D तक। इसलिए 4s वाले का तो हम कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। फिर क्या करेगा, जो सेम ग्रुप है 3D, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक का हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9। और जो बाकी इलेक्ट्रॉन है लोअर ग्रुप वाले, वो कितने, 18, 3D को छोड़ के। उसका आप कैसे निकालेंगे, 0.35 इंटू 9। और जो इलेक्ट्रॉन है लोअर शेल वाले, उनकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 से। तो वहाँ से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितने आएगी, 21.15। वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे निकालेगा, एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस कर दिया, शील्डिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस एग्जाम्पल से जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, किसके कंपैरिजन में, 4s। क्योंकि 3D वाले में न्यूक्लियर चार्ज क्या आने लग रहा है, ज़्यादा। इसलिए जब भी हम आयनाइजेशन करते हैं किसका, जिंक एटम का, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे निकलेंगे, 4s से, क्योंकि 4s का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, कम, किसके कंपैरिजन में, 3D ऑर्बिटल के। अब नेक्स्ट एग्जांपल किसका दे रखा है इसने, सिल्वर एटम का। सिल्वर एटम में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना किसके लिए, 5s इलेक्ट्रॉन के लिए और 4d इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। अब 5s में इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे कॉन्फ़िगरेशन में, 1। उसी इलेक्ट्रॉन का हम निकालेंगे तो 5s में कितने बच जाएंगे, बाकी 0। जो क्या लिखेगा, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। सेम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, कितने बचेंगे, 0, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो 4s में, 6 4p में और 4d में कितने, 10, कितने हो जाएंगे टोटल, 18।
और जो बाकी लोअर शेल वाले वो कितने बचेंगे 28 इलेक्ट्रॉनों की मल्टीप्लाई किससे कर दो 1 से। वहाँ से हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे शील्डिंग कॉन्स्टेंट की। अब सेकंड एग्जांपल की इसी में पूछ रखा था एक और, हमने किसके लिए निकालना 4d इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जो 5s वाला है वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी 4d तक की निकालनी है। तो s किसके इक्वल होगा 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप, मतलब 4d में कितने बच गए अब 9 प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ग्रुप। 4d से पहले वाले जितने इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 36। वहाँ से शील्डिंग कांस्टेंट कितनी वैल्यू आएगी 39.15। तो वहाँ से हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अब सेम नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, किसका एग्जांपल दे रखा है सीरियम का। सीरियम में हमें वैल्यू किसकी निकालनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन। अब 4f के बाद हमें क्या दे रखा है 5s भी दे रखा है 5p भी और 6s, लेकिन हमने कहाँ तक निकालना है 4f वाला इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो सेकंड रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ जिस इलेक्ट्रॉन का हम कंसीडर कर रहे हैं उससे आगे वाले का कंट्रीब्यूशन हम कितना मान के चलते 0। इसमें भी लिख रहेगा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्रुप हायर देन 4f, 4f से हायर ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है शील्डिंग कांस्टेंट की तरफ 0। इसलिए शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। 4f में 2 थे, एक का तो हमने निकालना तो बच के कितने 1, तो 0.35 की तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 1 से, और बाकी जो लोअर शेल वाले उनकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 1 से। 46 इंटू 1, वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे शील्डिंग कांस्टेंट की। सेम एग्जांपल आगे लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3p इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस एटम की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 1s में 2, ग्रुपिंग में 2s और 2p वाले इकट्ठे लिख देंगे, 2s में 2, 2p में 6, s में 2 और 3p में 3। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 4, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1, मतलब सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो s में वो 6, p में कितनी होगी टोटल 8, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2, मतलब फर्स्ट शेल में, फर्स्ट में कितने 2, तो वहाँ से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.20। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालोगे एटॉमिक नंबर 15 में से क्या माइनस कर दो शील्डिंग कांस्टेंट 10.2, तो क्या कितनी वैल्यू आएगी टोटल 4.8। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर रूल्स। सबसे पहले एप्लीकेशन तो क्या स्लेटर रूल की। स्लेटर ने हमें किसके बारे में बताया स्लेटर रूल प्रोवाइड क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। स्लेटर हमें किसके बारे में बताया कि सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। क्वांटिटेटिव मीन्स हमें क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन दी कि भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। सेकंड इसने क्या बताया कि हम कहते हैं कि 4s और 3d में से पहले फीलिंग किसकी होती है 4s की। देखो क्या बता रखे हैं, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ ns ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस टू n-1d ऑर्बिटल। जैसे कि आपने पढ़ा कि पहले 4s ऑर्बिटल लोअर होता है एनर्जी में किससे 3d ऑर्बिटल से, इसलिए हम 4s की फीलिंग करते पहले किससे 3d से। अब इसको किस स्लेटर ने किसकी हेल्प से प्रूव किया पड़े एग्जाम जो इसके रूल है उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे इसको। देखो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4s में जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पोटेंशियल की वो कैसे लिखी जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब ग्रुपिंग करने के बाद कैसे लिखेंगे 1s वाला अलग 2s और 2p वाले इकट्ठे लिख दिए 3s और 3p वाले इकट्ठे लिख दिए और 4s में 1। अब स्लेटर का रूल लगाएंगे तो s कैसे निकालेंगे 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल में यानी कि फोर्थ शेल में। अब फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ उसके लिए हम निकाल रहे हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं फोर्थ शेल में, तो 0.35 की मल्टीप्लाई तो किससे हो जाएगी 0 से, प्लस में नंबर 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-2 या फिर लोअर शेल या तो सेकंड शेल या फिर थर्ड। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और थर्ड में फर्स्ट में कितने हैं 2, तो 8 + 2 कितने हो गए 10, तो 10 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से।
तो शील्डिंग कांस्टेंट कितना है 16.8। तो यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, उसकी वैल्यू कितनी है 2.2। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है डी सब शेल में, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। ग्रुपिंग करने के बाद 1s वाला अलग, 2s और 2p वाले इकट्ठे हैं, 3s और 3p वाले इकट्ठे लिख दिया, 3d में 1। स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो 0.35 की मल्टीप्लाई तो किससे करेंगे हम 0 से, प्लस में 1.0 और जितने भी लोअर शेल वाले इलेक्ट्रॉन बच गए लोअर ग्रुप वाले, वो कितने बचेंगे 2, तो वो नेस में फर्स्ट शेल में है, और 8 किस में है सेकंड शेल में, और 8 किस में थर्ड में, टोटल कितने होंगे 18। तो यहाँ से जो शील्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई 18। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है यहाँ से 1। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जा रहा था तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था 2.2। अगर इलेक्ट्रॉन किस में जाने लग रहा है 3d ऑर्बिटल में लास्ट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी आई 1.0। तो यहाँ से तुम्हें क्या लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है 4s ऑर्बिटल वाला, उसके पास क्या वो इन्फ्लुएंस होने लग रहा है किसके अंडर में, वो लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसके कंपैरिजन में सेम इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल। इसका मीनिंग है जो इलेक्ट्रॉन है 4s ऑर्बिटल में इन पोटेशियम, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लग रहा है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी लो। इसलिए इन ग्राउंड स्टेट ऑफ पोटेशियम एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 4s ऑर्बिटल में, किसकी प्रेफरेंस में 3d ऑर्बिटल। थर्ड क्या कह रखा है जो स्लेटर रूल है, डू नॉट अलाउ द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, लेकिन फिर भी यूजफुल होते हैं कुछ वेरिएशन को समझने में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, जैसे तुम्हारा क्या एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब क्या लगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन का सेकंड पीरियड में वो सभी की वैल्यू दे रखी है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होने लगी, इफेक्टिव की इंक्रीज होने लगी लिथियम टू नियोन। अब देखो एटम दे रखे इसने लिथियम से लेकर नियोन तक सभी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिखा हुआ किसका कितना है। अलोंग द पीरियड क्या होने लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने लग रहा है। देखो तो यहाँ से क्या देखेंगे हम, विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज तो क्या हो जाएगा डिक्रीज, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज। नोबल गैस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या सबसे ज़्यादा, इसलिए जो नोबल गैस उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि इनके पास क्या हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर हमने क्या पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फोर्थ एप्लीकेशन, जो ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे निकलते हैं ns ऑर्बिटल से, किसके कंपैरिजन में n-1d ऑर्बिटल। इसको भी हम किसके हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, स्लेटर रूल के हेल्प से। अब हमने एग्जांपल किसका लेंगे जिंक का। जिंक में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, किसमें जिंक के लिए। अभी हमने निकाला था कि जब जिंक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3d में है, तो 3d इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितनी वैल्यू आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की 8.85। अगर हम जिंक में 4s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी 4.35। इसका मीनिंग है जो 3d इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, किसके कंपैरिजन में 4s, क्योंकि 3d का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ज़्यादा। इसलिए जब भी हम आयनाइजेशन करते इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलेगा 4s से, क्योंकि 4s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कम, इसलिए 4s वाले इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है कम, इसलिए जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इसलिए जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, क्योंकि 4s वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आसानी से रिमूव। फिफ्थ एप्लीकेशन में क्या करेगा इसने एक्सप्लेन किया एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये इसने किसके बारे में एक्सप्लेन किया कि वहाँ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कैटायन का साइज स्मॉल होता है किसके कंपैरिजन में, उसके पेरेंट एटम के, और एनायन का साइज क्या होता है लार्जर किसके कंपैरिजन में, उस पेरेंट एटम के। यह भी हम किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम एग्जांपल किसका लेके चल रहे हैं, सोडियम का। सोडियम का कैटायन कौन सा होगा, सोडियम पॉजिटिव। सबसे पहले हम किस में निकालेंगे, सोडियम एटम में।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है, 3s वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, मतलब थर्ड शेल में। थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसका हम निकाल रहे हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने उसमें, 0। तो 0.35 की मल्टीप्लाई तो किससे हो जाएगी, 0 से। और 0.85 है प्लस में, 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल, मतलब सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 0.85 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 8 से। प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2 शेल। n-2 का मीनिंग फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो शील्डिंग कांस्टेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, 8.8। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 2.2। फिर किसके लिए निकाल लेंगे हम, सोडियम पॉजिटिव आयन के लिए। यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 2p1 है। तो शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, मतलब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 7। प्लस में 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल, मतलब फर्स्ट शेल। फर्स्ट में कितने हैं, 2। तो यहाँ से शील्डिंग कांस्टेंट कितना है, 4.15। फिर यहाँ से हमने क्या निकाला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 6.85। अब हमने क्या देखा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सोडियम पॉजिटिव का, वो ज़्यादा किससे, सोडियम से। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम पॉजिटिव का ज़्यादा है, तो सोडियम पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहेगा, ज़्यादा। इसलिए जो साइज है सोडियम पॉजिटिव आयन का वो स्मॉलर होता है किससे, सोडियम एटम से। फिर हमने नेक्स्ट किसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्लोरीन और क्लोराइड आयन का। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन एटम की, वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब हमने किसके लिए निकाला, 3p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। अब 3s में कितने, 2, 3p में 5, तो एक के लिए तो हम निकाल रहे, बच के कितने, 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थर्ड शेल में, 6। प्लस में 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल, मतलब सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2 शेल, मतलब फर्स्ट में कितने हैं, 2। तो शील्डिंग कांस्टेंट कितना है, 10.9। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 6.1। फिर हम बात किसकी करें, क्लोराइड आयन की। क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट निकालोगे तो 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल। अब देखो s में 3s में 2 है, 3p में 6, एक के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 3p के कितने बच गए, 5, टोटल कितने होंगे, 7। तो 0.35 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से। प्लस में 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 शेल, मतलब सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 8। प्लस में 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-2 सेल, वो जो मतलब फर्स्ट शेल। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आपके, 2। तो यहाँ से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 11.25। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना निकला यहाँ से, एटॉमिक नंबर में से शील्डिंग कांस्टेंट माइनस करने के बाद 5.75। इसके मीनिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्लोरीन एटम का तो ज़्यादा है, लेकिन क्लोराइड आयन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। इसलिए जो साइज है क्लोराइड आयन का वो ज़्यादा होगा किससे, क्लोरीन एटम से। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ स्लेटर रूल्स। अब स्लेटर रूल क्या यूजफुल है किसके, क्या निकालने के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सर्टेन एटम। लेकिन फिर भी इनके पास क्या कुछ एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या क्या है देखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो s और p ऑर्बिटल है दोनों को क्या कर रखा हमने, इकट्ठा ले रखा, ग्रुप्ड टुगेदर। जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ऑर्बिटल्स का, वो क्या बताता है कि जो s ऑर्बिटल उनकी पेनिट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा। किसके कंपैरिजन में, p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। इसलिए बिकॉज ऑफ हायर पेनिट्रेशन की वजह से s ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा होती है, स्क्रीन ज़्यादा करते हैं किसके कंपैरिजन में, p ऑर्बिटल्स के।
सेकंड क्या जो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल ऑल इलेक्ट्रॉन है एस पी डी और एफ प्रजेंट ऑल इलेक्ट्रॉन एस पी डी और एफ प्रजेंट इन शेल लोअर देन n माइनस वन शेल। n माइनस वन शेल के बाद जो n माइनस टू है, n माइनस थ्री है, उन सभी का कंट्रीब्यूशन सेम लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? 1.00। लेकिन दिस डज नॉट सेम टू बी ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्बिटल है एनर्जेटिकली डिफरेंट ऑर्बिटल, उनके पास सेम कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि अब जैसे n माइनस टू है, जैसे किसकी बात करें, 1s की है, 2s की है, सभी की एनर्जी क्या नहीं हो सकती? सेम नहीं हो सकती है। थर्ड क्या जो स्लेटर रूल है वो लेस रिलायबल होते हैं अगर जो एटम है वो कैसे हो? हैवियर एलिमेंट के हो, मतलब एटॉमिक जो नंबर वो ज़्यादा हो, तो उस टाइम में स्लेटर रूल का इतना एप्लीकेबल नहीं है। एलिमेंट का जो क्या करें, कैसे एलिमेंट है वो कैसे हो? हैवी हो। उसके बाद तुम्हें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। 4s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है किसमें? आयरन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है 3d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, किसमें? कोबाल्ट एटम में। थर्ड क्या कह रखा है कि स्लेटर रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना आपको। फोर्थ क्या है? कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3p इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो समझ भी आई होगी और मैंने बिल्कुल आराम से आपको सारे एग्जाम्पल्स भी करवाए इसके। अब आप इन क्वेश्चन से जरूर प्रैक्टिस करके देखना जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। थैंक्स टू ऑल।